नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज हम किस तरीके से जो गाजा वॉर है उसने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिले कर दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईमैक भी कहते हैं, तो ये जो है इसका जो विचार है वो G20 समिट जो हुआ था भारत में, कब हुआ था? 2023 में, उस समय आया था। और इसमें बात ये की गई थी कि किस तरीके से इंडिया को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप को जोड़ा जा सकता है इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के, ताकि जो ट्रेड है उसको क्या किया जा सके, फास्ट किया जा सके, चीपर किया जा सके। वो कैसे होगा? अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली भारत से जो ट्रेड होता था वो यहाँ से होते हुए रेड सी के थ्रू होते जाता था और स्वेज कैनाल यहाँ पड़ता है। लेकिन जब हम इस तरीके से डायरेक्टली जाएंगे तो उससे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो ट्रेड रूट है वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसका क्या बेनिफिट होगा कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू जो ट्रेड हो रहा था किसके जरिए, पहले रेड सी रूट के जरिए, तो उससे पहले हमें यह भी समझना चाहिए कि आईमैक में जो कनेक्टिविटी है वो कैसे होगी। तो आप देखो, इंडिया से सबसे पहले कहाँ जाएंगे? यूएई जाएंगे। यूएई के जेबल अली में जाया जाएगा और ये जो है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न लेग ऑफ व्हाट, ईस्टर्न लेग ऑफ आईमैक। उसके बाद में जब ये सी रूट हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिर यहाँ से रेल रूट चालू होगा जो यहाँ पे हराद से होकर गुजरेगा, फिर सऊदी अरब के रियाद से गुजरेगा, फिर दोबारा से सऊदी अरब के अल हदीद से गुजरेगा और अल हदीद से होते हुए ये जाएगा इजराइल के हाइफा में। तो यहां से यहां तक का जो ये रूट है इट इज अ रेल रूट। उसके बाद में ये जो है ये आपका आएगा सी रूट जो जाएगा ग्रीस तक, और ग्रीस से दोबारा से आपका रेल रूट चालू होगा जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज को जोड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने एक ऑल्टरनेटिव रूट को डेवलप किया है या हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो ये रेड सी वाला रूट है ये एक इकलौता रूट ना रह जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो वेस्ट एशिया है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि वेस्ट एशिया में कौन से देश आते हैं, और जो वेस्ट एशिया इसको कहना चाहिए या हमें मिडिल ईस्ट इस रीजन को कहना चाहिए। तो वेस्ट एशिया इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे यदि आपको इंडिया नजर आ रहा है तो इंडिया के वेस्ट में है, इस वजह से इट इज कॉल्ड एज वेस्ट एशिया। और इसको मिडिल ईस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम यूरोसेंट्रिक अप्रोच को अपनाते हैं, ठीक है, और उस यूरोसेंट्रिक अप्रोच के तहत हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन को मानते हैं। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन की अगर हम बात करते हैं तो उसके तहत आप देखोगे तो ये आपको ईस्ट के मिडिल में नजर आएगा ये वाला रीजन। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे तो हमारे लिए ये वाला जो रीजन है वो वेस्ट एशिया है। अब एक बार जल्दी से हम पहले समझते हैं कि वेस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, क्योंकि ये आपको आगे हेल्प भी करेगा। तो देखो भाई, एक तो सऊदी अरब आएगा ही वेस्ट एशिया में, यमन भी है, ओमान है, यहाँ पे आपका यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजराइल है और कुछ पार्ट टर्की का है। तो टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में भी कंसिडर किया जाता है और कुछ हिस्सा वेस्ट एशिया में भी कंसिडर किया जाता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये वो मोटे मोटे देश हैं जो आपके किस में आते हैं? वेस्ट एशिया में आते हैं। तो अब देखो आप, पहले जो ट्रेड हो रहा था वो कैसे हो रहा था? जब रेड सी से जा रहे थे, यहाँ से इंडिया से निकलते थे, ऐसे जाते थे और ऐसे करते हुए हम यहाँ से स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोप पहुंचा करते थे। लेकिन अब आप डायरेक्टली ऐसे जाओगे और इस तरीके से पहुंच जाओगे तो आपका क्या बचा? टाइम बचा, मनी बची। और जब मनी बची यानी आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। कब? जब आप आईमैक के रूट से जाओगे। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यदि आपकी कम हो जाती है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो चीप हो जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। कहाँ पर? यूरोपियन नेशंस में। एंड इवन वेस्ट एशिया में भी आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो किस तरीके से बढ़ सकता है। एंड वी हैव एन ऑल्टरनेटिव रूट। अब आप ये भी समझो कि जो यमन देश है, आपको ये बात मालूम होगी कि वहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है ना, यानी कि वहां क्या चल रहा है? गृह युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ग्रुप है जिसका नाम है हाउदी। तो हाउदी रिबेलियन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे
और किस तरीके से उन्होंने यमन के काफ़ी सारे हिस्से को क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। अब हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं यमन में जो सिविल वॉर चल रही है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना और ये चीज़ डिमांड करना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट ऑल्सो, ठीक है। तो जो यमन में सिविल वॉर की सिचुएशन है उसके कारण कई बार क्या होता है, जब यहाँ से शिप्स गुजरते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो रूट होता है वो कई बार ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सोमालिया आप देख रहे हो, यहाँ पे जो लोग हैं वो जाने जाते हैं पायरेट्स, सोमाली पायरेट्स, जो समुद्री लुटेरे हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरीके से जब यहाँ से जहाज गुजरता है, ट्रेडिंग शिप गुजरता है, तो बहुत सारे खतरे भी हमें नज़र आते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक ऑल्टरनेटिव रूट भी हमारे पास में होना चाहिए। और वह जब ऑल्टरनेटिव रूट होगा तब हमारी एक तो कॉस्ट भी बचेगी और हमें एक सिक्योरिटी भी मिलेगी, हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इस चीज़ को देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा मैप भी हम इसका समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे रेड सी है, तो बीच में इनके जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम आपको मालूम होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं बाब अल मंडेब, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है और ये जो रीजन है ये पर्शियन गल्फ है, तो इसके बीच में जो स्ट्रेट है उसका क्या नाम है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेट आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी है और ये वाला रीजन आपका ब्लैक सी है, ठीक है। अब जो इसमें लिखा है एक बार आप उसको भी जल्दी से पढ़ सकते हो। जैसे कि जो ट्रेडिशनल रूट था उसमें कुछ चैलेंजेस थे, जो डिस्टेंस था वो 8,000 से 8,500 किलोमीटर था वाया सुएज कैनाल। ट्रांजिट फी भी लगती थी, यहाँ से जब आपका कंटेनर गुजरता था तो ये ट्रांजिट फीस लगाया करते थे। पायरेसी रिस्क भी रहते थे, गल्फ ऑफ एडन में उसका हमने जिक्र किया, ये सोमालियन पायरेट्स के बारे में। जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज थी, जैसे कि यमन में हाउदी अटैक हो जाते थे, और कई बार कंजेशन भी होता था कि भाई इतने सारे जो जहाज हैं, कंटेनर्स हैं, वो गुजर रहे हैं कि उसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया। लेकिन जब आईमेक एक नया रूट आ जाएगा तो इट इज़ अ मल्टी मोडल रूट। पहली बात तो आपको मल्टी मोडल प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। मल्टी का मतलब ये होता है जिसमें मल्टीपल चीज़ें होंगी, है ना, और मॉडल का मतलब मोड्स, तो मल्टी मॉडल हो जाएगा मल्टीपल मोड्स। यानी कि एक ऐसा रूट है, एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें सी रूट भी है, प्लस इसमें लैंड रूट भी है। लैंड रूट में हम किसकी बात करते हैं, रेलवे की, ठीक है। तो सी रूट कहां से कहां तक है, जो ईस्टर्न लेग है उसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया से लेके यूएई तक, जबल अली तक, उसके बाद में इजराइल से लेके पायरियस तक जो आपका ग्रीस में पड़ता है, दीज आर दी सी रूट्स। और बीच में यहाँ पे क्या है, लैंड रूट्स है, रेलवे रूट, और इधर की तरफ भी क्या होगा, रेलवे रूट होगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये मल्टी मॉडल है। इसके साथ में 40% फास्टर ट्रांजिट टाइम हो जाएगा, यानी जिस काम में पहले 6 से 7 दिन लगते थे उसमें अब मात्र 4 दिन लगेंगे। फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से हमारी जो पेट्रोल पे निर्भरता है, फ्यूल के ऊपर निर्भरता है, वो भी कम हो जाएगी, और इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी कम होंगे। एलिमिनेट हो जाएगा कैनाल चार्ज, क्यों, क्योंकि स्वेज कैनाल से जाते थे तो एक चार्ज देना पड़ता था। डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी अलोंग दी कॉरिडोर, और ग्रीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होगा। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईमैक की, जो एक मल्टी मोडल कॉरिडोर है। वैसे तो हमने पिछली स्लाइड में उसको कवर कर ही लिया है, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। आईमैक रिप्रेजेंट करता है कि इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमेटिक मार्वल। इंजीनियरिंग मार्वल क्यों है, क्योंकि किस तरीके से आप सी रूट के जरिए भारत के मुंबई पोर्ट से कहाँ जा रहे हो, जबल अली पोर्ट पे जा रहे हो यूएई की, तो वो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। लेकिन इंजीनियरिंग मार्वल के साथ साथ ये एक डिप्लोमेटिक मार्वल भी है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो देश हैं इनकी आपस में भी कई बार बनती नहीं है। सऊदी अरब है, ईरान है, इनकी बनती है क्या आपस में, नहीं बनती। आगे हम देखेंगे भी, जब हम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का जिक्र करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से सऊदी अरब ईरान के बीच में हमें 36 का आंकड़ा नजर आता है। उसके बावजूद भी आप यहाँ से एक रूट लेके जा रहे हो इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और ईरान शांत है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ में ही ये जो रूट है उसमें आपका जो ट्रेड होना है इकोनॉमिक कॉरिडोर में, वो इजराइल के थ्रू होते जाना है। अब इजराइल की मुस्लिम कंट्रीज से इन जनरल नहीं बनती है, उनके बीच में डिस्प्यूट रहता है। उसके बावजूद भी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इस तरीके से जा रहा है, तो ये डिप्लोमेटिक मार्वल हुआ कि नहीं हुआ। ये इंटीग्रेट करता है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नए डेवलपमेंट्स के साथ में, ताकि एक सीमलेस ट्रेड कॉरिडोर बनाया जा सके, ठीक है। ईस्टर्न लेग किसको कनेक्ट करता है वो हम समझ चुके हैं, और इसी तरीके से वेस्टर्न लेग किसको कनेक्ट करता है वो भी हमने पढ़ लिया। इसमें आपको हाइफा पोर्ट के बारे में पता रहना चाहिए, वो भी मैंने पहली ही स्लाइड में यहाँ पे
डाला हुआ है। ठीक है, ये जो यहां पे लिखा है दिस इज हाइफा। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है भारत के लिए। देखो, इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ में 137.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। ठीक है, और इस तरीके से यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आप समझ सकते हो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। 40% आपका टाइम बचेगा कंपेयर टू द ट्रेडिशनल रेड सी स्वेज रूट, और कॉस्ट सेविंग भी होगी। क्यों? क्योंकि जब स्वेज कैनाल से आपका कंटेनर गुजरता है तो आपको ट्रांजिट फी देनी पड़ती है। ठीक है, अवॉइड हो जाएगी पर लार्ज कंटेनर शिप्स प्लस रिड्यूस्ड फ्यूल एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि ये जो आपका आईमैक है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट करेगा। मेक इन इंडिया को कैसे बूस्ट करेगा? क्योंकि देखो, इंडिया क्या करता है, अपने कई सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करता है। तो अब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट आएगी ना प्रोडक्ट की, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, और जब हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा बिकेगा भी, और जब हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा बिकेगा तो उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी भी ग्रो होगी। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो एक्सपोर्ट्स हैं मोर कॉम्पिटिटिव। अब जब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा तो उससे क्या होगा, मोर सेल होगी। अब ज्यादा सेल होगी तो हमारा जो फॉरेक्स है वो भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ में हमारी जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगी। और जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ में जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो भी बढ़ेगी, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा और एक्सपोर्ट और बढ़ेंगे। तो ये क्या बन गई, ये एक वर्चुअस साइकिल बन गई। ठीक है, आई होप वर्चुअस साइकिल, जिसको हम सुचक्र कहते हैं, एक अच्छा चक्र जो है ये आपको समझ में आया होगा। जैसे एक चीज होती है विशियस साइकिल, दैट इज अ बैड साइकिल, वर्चुअस साइकिल दैट इज अ गुड साइकिल, है ना। तो किस तरीके से एक वर्चुअस साइकिल बन जाएगी इसके थ्रू, वो हमने देखा। फिर हम बात करते हैं कि भाई 2023 में ऐसी क्या सिचुएशंस आई थी जिसके कारण आपको ये 2023 में आईमैक का जो विचार है ये मिला। ठीक है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल क्या है और किस तरीके से कतर और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बीच में एक रिकंसिलिएशन यानी कि सुलह हो गई थी। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में 6 देश होते हैं। ठीक है, ये मैप मैंने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का ही लगाया हुआ है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। सबसे पहला देश है कुवैत, फिर है सऊदी अरब, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, बहरीन, फिर कतर, फिर यूएई एंड ओमान। सो देर आर 6 कंट्रीज इन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। अब बात आती है कि यही देश क्यों गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का हिस्सा हैं। आपको समझना होगा कि ये जो रीजन है दिस इज पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ से जिन जिन देशों का बॉर्डर लगता है वो सारे के सारे क्या होंगे, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का हिस्सा होंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि ये वाला जो देश है दिस इज यमन। वाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। अब देखो, यमन जो है वो पर्शियन गल्फ में लाई नहीं करता, इस वजह से यमन इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। फिर बात आती है कि ये जो रीजन है दिस इज ईरान। वाई ईरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए अच्छे से कि ईरान इज अ शिया कंट्री एंड सऊदी अरब इज अ सुन्नी कंट्री। और शिया और सुन्नी का क्या रहता है, 36 का आंकड़ा रहता है, मतलब उनकी आपस में बनती नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि उनके बीच में एक डिस्प्यूट रहता है इस वजह से गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का हिस्सा कौन नहीं है, ईरान नहीं है। ये आपके प्री में आया हुआ सवाल भी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का कतर के साथ में सुलह हो जाना, ये क्या चीज़ हुई। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक समय पे जो कतर है उसको सस्पेंड कर दिया गया था गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से, क्योंकि उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था। लेकिन बाद में कतर और जो बाकी के 5 देश हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के, उनके बीच में क्या हो जाता है, रिकंसिलिएशन हो जाता है, और इस तरीके से एक स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है वेस्ट एशिया में। और जब इनके बीच में स्टेबिलिटी होगी तब आईमैक का बनना बहुत ज़्यादा सरल होगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें ईरान और सऊदी अरब, अभी मैंने आपको बताया कि इनका 36 का आंकड़ा रहता है, इनकी आपस में बनती नहीं है। लेकिन जो चाइना है उसने 2023 के मार्च में एक एग्रीमेंट मतलब को ब्रोकर करवाया एक एग्रीमेंट को, ताकि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इन रीजनल पावर्स के बीच में वो फिर से चालू हो जाएं। और जब ऐसा हुआ
तो जो टेंशन्स थी गल्फ रीजन में वो कम हो गई। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे है ईरान, अगर आप आईमैक इस तरीके से भी लेके जा रहे हो जिसमें ईरान का रोल नहीं है, तो भी ईरान क्या कर सकता है, ब्लॉकेड करने की कोशिश कर सकता है यदि ईरान को कोई टेंशन रहती है और ईरान नहीं चाहता कि आईमैक ठीक से काम करे तो। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ईरान के भारत के साथ में अच्छे रिश्ते हैं और भारत वहाँ पे एक पोर्ट भी बना रहा है ना। तो इंडिया जो पोर्ट बना रहा है ईरान में, उसका क्या नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से ईरान और सऊदी अरब के बीच में रेप्रोचमेंट करवाया चाइना ने, कतर और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बीच में भी सुलह हो गई। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो सिचुएशंस हैं वो कंड्यूसिव होती जा रही हैं आईमैक के बनने के लिए। इसके साथ में ही जो और सोने पे सुहागे का काम हुआ वो किया अब्राहम अकॉर्ड ने। तो अब्राहम अकॉर्ड जो है यह एक समझौता है किन के बीच में, कुछ देशों के बीच में, 4 देश हैं, उसका एक निमोनिक होता है सुम्बा। ठीक है, एस से आपका सऊदी अरब, यू से आपका यूएई, एम से आपका मोरक्को। ठीक है, और उसके बाद में बी ए से क्या हो जाएगा, बहरीन। तो ये जो 4 देश हैं इन्होंने एक अब्राहम अकॉर्ड किया किसके साथ में, इजराइल के साथ में। यानी कि बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड एक ऐसा समझौता है जिसमें 4 मुस्लिम देशों ने एक यहूदी देश इजराइल के साथ में एक समझौता किया है कि वी वुड ट्राई टू इस्टेब्लिश पीस और सिचुएशंस को नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है, और जब इस तरीके से इनके बीच में समझौता होगा तो उससे क्या होगा, सिचुएशंस और भी ज़्यादा कंड्यूसिव हो जाएंगी आईमैक के बनने के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो आपको सोचनी चाहिए, इसको हम अब्राहम अकॉर्ड क्यों कह रहे हैं, कभी सोचा है आपने? तो इस बात को भी आप समझ लो कि अगर हम बात करें इस्लाम की, हम बात करें क्रिश्चियनिटी की या फिर जुडाइज्म की, ये तीनों ही जो रिलीजन्स हैं दीज आर अब्राहमिक रिलीजन्स। अब अब्राहमिक रिलीजन्स क्या होती हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये मैंने जो यूट्यूब पे ही एनसीईआरटी की क्लासेस ली हैं 6th क्लास की, उसमें आप देख सकते हो कि अब्राहमिक रिलीजन्स और जो इंडियन रिलीजन्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके लिए अभी हमारे पास में टाइम नहीं है, यू कैन ऑल्सो गूगल इट। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जिस तरीके से ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ उसने जो सिचुएशन थी किसकी, केओस की, उसको डाइल्यूट किया और इस रीजन में पीस को स्टैब्लिश करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और जब ऐसा हुआ तो इन देशों ने क्या कर दिया, पैलेस्टीनियन इशू को भी कुछ समय के लिए टेम्परेरीली साइडलाइन कर दिया इन फेवर ऑफ द इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो यहां पे आपको जो एक चीज और समझ में आनी चाहिए वो है गोल्डन आर्च थ्योरी। इसको आप लोग नोट कर लो, बहुत काम आएगी। तो गोल्डन आर्च थ्योरी कहती है कि वो 2 देश जहां पे मैकडोनल्ड है दे विल नॉट फाइट विद ईच अदर। तो बेसिकली ये कहने का मतलब क्या है कि यदि 2 देशों के बीच में इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ जाता है, ठीक है, और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि 2 देश एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, दे विल नेवर थिंक टू हैव अ वॉर बिटवीन देम। वो आपस में युद्ध का कभी भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो यही चीज हमें होती नजर आई अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से। तो जब ये अब्राहम अकॉर्ड हो गया तो उसके बाद में क्या हुआ, सिचुएशन इतनी नॉर्मलाइज हो गई कि जो आईमैक है वो आपका बनना तय हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो सिचुएशन इतनी नॉर्मल हो गई थी, फिर हमारी हेडिंग ऐसा क्यों कहती है कि जो गाजा वॉर है उसने डिले कर दिया है आईमैक को। तो आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि 2023 में 7 अक्टूबर के दिन जो हमास है उसने एक टेररिस्ट अटैक किया इजराइल के ऊपर। इजराइल की बहुत सारी पॉपुलेशन उसमें मारी गई। जो फीमेल्स थीं उनको पकड़ा गया और उनके साथ में क्या किया गया, एट्रोसिटीज की गई। ठीक है, और उनका सेक्सुअल हैरासमेंट भी किया गया। उसके बाद में जब ये टेररिस्ट अटैक होता है तो इजराइल क्या करता है, रिटेलिएट करता है। और उस रिटेलिएशन का ही नतीजा था कि अभी भी जो गाजा है वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बड़ी ख़राब है और दिन प्रतिदिन जो सिचुएशन है वो वर्स्ट होती चली जा रही है, जिसके कारण वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो इजराइल का समर्थन करती थी, और उसके साथ में ही हम बात करें किसकी, जो सऊदी अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ थी जो इजराइल के साथ में जो फ्रेंडशिप है
जो इकोनॉमिक ट्रेड है उसको बढ़ाने की बातें सोच रही थी, वो फिर से उससे दूर होने लग गए। ठीक है, दे स्टार्टेड गोइंग फार अवे फ्रॉम इजराइल, और इसके कारण ही जो वेस्टर्न लेग है किसका, इस आईमैक कॉरिडोर का, वो हमें फिर से ना बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो डिवास्टेटिंग ह्यूमन टोल हुआ, 61,000 डेथ होती हैं, जिसने रीजनल स्टेबिलिटी को बिल्कुल बहुत बुरी तरह प्रभावित किया और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी मानवीय एक संकट को पैदा कर दिया। डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन भी हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसे जॉर्डन और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो फिर से खराब हो जाते हैं। सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन टॉक जो है वो भी सस्पेंड हो गई हैं इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल तक के लिए। डुअल सिक्योरिटी थ्रेट है, एक तो खतरा क्या है कि शिपिंग रूट जो है रेड सी में वो अंडर अटैक हैं, जबकि जो लैंड रूट्स हैं वो कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, लैंड रूट्स कैसे कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये देखो ये वाला जो लैंड रूट है ये कैसे जाएगा, ये सऊदी अरब से आपको लगता है कि इजराइल तक लैंड रूट जाएगा, जब इनके बीच में सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि जो इजराइल है वो गाजा पे और उसके साथ में पैलेस्टीन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो लैंड रूट है वो हमें बीच में मझधार में पड़ता नजर आता है। फिर वेस्टर्न लेग जो है वो तो पॉज होना ही है। इजराइल टू यूरोप पोर्शन आईमैक नाउ इफेक्टिवली ऑन इंडेफिनिट होल्ड। ठीक है, अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। एक तो ईस्टर्न लेग है वो अभी भी वाइबल है, क्योंकि वो भारत से जाना है और भारत से वो जाना है कहाँ तक, यूएई तक, तो उसके बनने में तो कोई समस्या नजर आती नहीं है। उसके बनने में समस्या एक बार को इजराइल पैदा कर सकता था, लेकिन ईरान पैदा कर सकता था, लेकिन ईरान के साथ में तो हमारे अच्छे रिश्ते हैं। ये वाला जो रीजन है वो क्या है, ये ईरान वाला रीजन है, तो उसके साथ में हमारे अच्छे रिश्ते हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और जो डिजिटल इंटीग्रेशन हो रहा है यूपीआई के माध्यम से यूएई और अरब में, उसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए अलोंग साइड द डिजिटल ट्रेड कॉरिडोर्स एंड फिनटेक कोलैबोरेशन। अब फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, आई होप आपको ये मालूम ही होगा, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाए, जैसे कि यूपीआई, जैसे कि आपका एटीएम, ये सब क्या है, ये फिनटेक के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो है इनके लिए तो आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है ही नहीं, तो इन चीज़ों को तो हमें आगे बढ़ाना ही चाहिए। और ये भी किसका हिस्सा है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेड कॉरिडोर। ठीक है, इसके साथ में ही जो प्री रिक्विजिट है, जो पूर्व शर्तें हैं फुल आईमैक के कंप्लीशन के लिए, वो क्या है कि आपको रीजनल स्टेबिलिटी लेके आनी होगी, किसमें, वेस्ट एशिया में, और स्पेसिफिकली जो इजराइल वाला रीजन है उसमें। तो यहाँ पे भी देखो मैंने मैप लगाया है, ये आपका इजराइल है, ये छोटा सा आपका गाजा स्ट्रिप है, और ये आपका वेस्ट बैंक है। ठीक है, तो जो गाजा स्ट्रिप है इस पर हमारी पहले भी बात हुई है इजराइल पैलेस्टाइन वाले वीडियो में कि ये हमास का इस पे कब्जा है, और जो वेस्ट बैंक है यहाँ पे आप किसकी बात कर सकते हो, यहाँ पे आपकी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी तो स्टेब्लिश करनी ही होगी, उसके साथ में ही एक पेशेंस रखना होगा ताकि जो पैलेस्टीनियन इशू है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, सुलट जाए। और उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 2 स्टेट सॉल्यूशन। अब ये 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है, पैलेस्टीन क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, यदि इसको आपको डिटेल में जाना है तो आप लोग करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। उसमें मैंने 38 मिनट का एक वीडियो बनाया है जिसमें बहुत डिटेल में इजराइल पैलेस्टीन इशू को डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया क्या करता है, हमेशा से एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाता है बैलेंस करने की। जैसे कि हमने क्या किया है, पैलेस्टीन का भी सपोर्ट किया है और इजराइल भी हमारा फ्रेंड है, तो इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिसी ऑफ डीहाइफिनेशन। ठीक है, डीहाइफिनेशन क्या है, हमारी इजराइल से दोस्ती है तो वो ये नहीं कहेगा कि आपकी पैलेस्टीन से दोस्ती क्यों है, मतलब कि हम फ्रेंड हैं कंट्री 1 के भी और हम फ्रेंड हैं कंट्री 2 के भी, ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया कंट्री 1 का भी फ्रेंड है, कंट्री 2 का भी फ्रेंड है, लेकिन ये दोनों जो आपस में हैं ये एनिमी है, और हम इसके साथ भी हम फ्रेंड हैं, इसके साथ भी हम फ्रेंड हैं, ये आपस में एनिमी है। तो कंट्री 1 इंडिया से नाराज नहीं होगी कि तुम हमारे फ्रेंड है तो कंट्री 2 से तुम्हारी कैसे फ्रेंडशिप है। इसी चीज को हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ डीहाइफिनेशन, कि हमने उन 2 देशों से दोस्ती रखी है जिनकी आपस में दुश्मनी है, उसके बावजूद भी वो हमसे ये नहीं कहते कि तुमने उससे दोस्ती क्यों कर रखी है। तो ये इंडिया की पॉलिसी रही है जो बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसी को हमको कंटिन्यू करना चाहिए। और साथ साथ में हमको पैरेलल डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन जो है उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, जो मोमेंटम देंगे किसको, आईमैक को, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को। ऑल्दो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिले फेस कर रहा है गाजा वॉर के कारण।
ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि आईमैक सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर नहीं है भारत के लिए, ये भारत की पोजीशन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है वेस्ट एशिया में। क्योंकि आपको पता है कि जो वेस्ट एशिया है वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस होना क्यों जरूरी है। अगर वहाँ पे हमारी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं होगी तो किस तरीके से एक संगठन होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या कॉरपोरेशन है उसमें किस तरीके से ये देश जो हैं ये प्रो पाकिस्तान हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया था तो उस टाइम पे टर्की को छोड़ के मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज ने एक न्यूट्रल स्टैंड अपनाया था। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इंडिया के वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो उसको हमें अच्छा करना होगा और स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम पाकिस्तान को भी साइडलाइन कर सकें। तो उसके लिए भी जो आईमैक कॉरिडोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सिर्फ एक ट्रेड का मामला नहीं है, ये हमारे स्ट्रेटजी, हमारे डिप्लोमेटिक पॉलिसी का भी मामला बन जाता है। ठीक है, तो अब इसमें और क्या हम देख सकते हैं कि जो ट्रेड ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं आईमैक के माध्यम से, जैसे शॉर्टर, सेफर, मोर कॉस्ट इफेक्टिव रूट है कंपेयर टू द सुएज कैनाल डिपेंडेंसी। फेज्ड अप्रोच हम देखेंगे कि भले ही वेस्टर्न सेगमेंट जो है वो नहीं बन पा रहा है लेकिन जो ईस्टर्न लेग है उसके कंप्लीशन पे हमको काम करना ही करना चाहिए। एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग भी होगी क्योंकि आपको पता है कि जो चाइना है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से किस तरीके से दूसरे देशों को क्या कर रहा है, अपना वासल स्टेट बना रहा है ना। वासल स्टेट क्या होता है आप लोग गूगल करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली दूसरे देशों को अपना काइंड ऑफ गुलाम बना रहा है, अपनी कॉलोनी बना रहा है। तो इंडिया यदि आईमैक के साथ में आता है तो ये चैलेंज करता है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी का, जिसके तहत वो क्या कर रहा है, डेट ट्रैप में फंसा रहा है दूसरे देशों को। जैसे कि उसने किसको फंसाया है, श्रीलंका को फंसाया है हम्बनतोता पोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये आपके GS2 में भी बहुत काम आएगी। GS2 में कैसे, इंटरनेशनल रिलेशन वाले पोर्शन में, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी मैपिंग भी डिस्कस करी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए हैं। उसके साथ में ही GS3 के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि इसके नाम में ही है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आपको बैलेंस करके इसको पढ़ना पड़ेगा कि GS2 में भी ये इंपॉर्टेंट है और GS3 में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को यदि आपको ये मुश्किल लगता है तो एक बार और देखें, कम से कम 2 बार देखें, 2 से 3 बार। इसकी जो स्लाइड्स हैं उसको आप हमारी ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो हमारे कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करें, या आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कि मुझे अगला करंट अफेयर्स का वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे लेके आना चाहिए। थैंक यू।